गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो हम फिर से आज आप लोगों के लिए सी-टेट सी-टेट दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन आया था पेपर 2, ठीक है? पेपर 2 हिंदी, ठीक है? हिंदी का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी का जो सी-टेट दिसंबर 2019 में पेपर 2 का डिस्कस करना है। जो मैंने इससे पहले सीडीपी करवा दिया हूँ, ठीक है? एसएसटी भी कंप्लीट करवा दिया हूँ सी-टेट 2019 का। तो जो कोई भी नहीं देखे हैं 2019 का, ठीक है? 19 का पूरा ये कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी, ठीक ना? तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का। तो देखेंगे कि हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद फिर ये जो आपको दिख रहा है स्लाइड में इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर करेंगे हम नेक्स्ट डे। मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश का करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज हिंदी का हम लोग करते हैं। आप लोग हिंदी में बताइए। भाषा लैंग्वेज 1 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज 1 में जो हिंदी लिया था उसका करने वाले। चलिए, देखिए सबसे पहले पैराग्राफ आता है, ठीक है? तो पैराग्राफ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको कुछ नहीं करना है पैराग्राफ के लिए। आपको बस उसमें से थोड़ा-सा आपको मतलब कि सबसे पहले करने से पहले आपको ख क्वेश्चन को बस थोड़ा-सा देखना है, ठीक है? ताकि उससे आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे 91 पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे और प्राणी के जीवन एक-दूसरे पर अस्तित्व के समान आ जाएगा, जब हवा में लंबे समय अवधि तक रहेंगे। तो ये सब दिया हुआ है। वातावरण का विग्रह, समास विग्रह करना है। श्वसन और ऑक्सीजन शब्द क्या है? लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? उसके बाद ये इधर गद्यांश का आ गया, ठीक है? तो और ये 91 का है, वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को खाली जगह मिलता है, क्या है? तो देखिए आप इसको थोड़ा-सा खाली स्किप करके पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा एकदम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्किप करके पढ़ना है। देखते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है? ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़िया, रेंगने जंतु, कीड़े-मकोड़े द्वारा भी किया जाता है, ठीक है? तो ये हम लोग जैसे करते हैं उसी तरह कीड़े-मकोड़े में दूसरी और सभी प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है? यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात जैसा रहेगा तो उसका अर्थ होगा पौधे और प्राणी के जीवन एक-दूसरे के अस्तित्व के मामले के समान स्तर पर आ जाएगा, ठीक? लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति द्वारा लाखों सालों तक बनाया गया संतुलन बदल जाएगा, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। इसी तरह का आपको एग्जाम में पढ़ना है, ठीक है? वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार विनिमय करती हैं, दोनों एक दूसरे से विनिमय करते हैं। वातावरण से वह वनस्पतियाँ में आ जाती है और वनस्पति से वातावरण में आ जाती है, ठीक है? जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती है, तो उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर पुनः वातावरण में समा जाती है। अब वनस्पति इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का वसंत के ग्रीष्म ऋतु में होती है और उसे सर्दियाँ नष्ट होने लगती है, तब उसे छोड़ देती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौसम की दर में काफ़ी फ़र्क होता है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन था ये इतना आसान-आसान क्वेश्चन दिया था देखिए। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती है तो वातावरण में क्या मिलता है? तो जब वनस्पति सड़ने लगती है तो क्या मिलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जैविक। चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि जब सड़ने लगती है तो हमको क्या मिलता है? देखिए ऊपर, अभी जस्ट पढ़े थे ना यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पे था सड़ने लगती है तो? अभी देखिए कहीं पे था सड़ने लगती है तो क्या मिलता है? यहीं आस-पास में था। कंबंशन निकल जब सड़ने लगती है देखिए यहाँ पे है ना? तो उनमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वातावरण में समा जाती है। तो सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना आसान था ना? 1 नंबर मिल गया आपको। एकदम ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बस वो थोड़ा-सा एक बार पैराग्राफ पढ़ना है। चलिए, पौधे और प्राणियों का जीवन एक-दूसरे के अस्तित्व में समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या रहेगा लंबे समय तक? सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा तब। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तब। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय करें। तो ये अभी जस्ट ही पढ़े थे एक-दूसरे में समा जाएगा, कहाँ पे था? चलिए पढ़िए। बस ना आपको एकदम थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन को आपको खाली स्किप करके देखते ना आपको आराम से बना देगा। कहीं पे था ना समा जाएगा एक-दूसरे में, तो वो वाला क्वेश्चन था। चलिए कहीं पे देख लेते हैं। तो इसी तरह आपको ढूँढना है, ठीक है? ढूँढ-ढूँढ के देखिए समान स्तर आ जाएगा, तो एक-दूसरे में क्या हो जाएगा समा जाएगा। इसी तरह कहीं पे था एक-दूसरे में समा जाएगा। तो इसी तरह आपको ढूँढना है अच्छे से। हम अभी बस आपको लोग आंसर बता दे रहे हैं। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज़ करके कर लीजिएगा ना, आराम से आंसर इसको मिल जाएगा, ठीक है? बस तो क्या हो जाएगा चलिए 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आंसर समान रहेगा। यही कहीं पे था देखिए समान स्तर है, ठीक है? तो यहीं पे देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात समान रहेगा। देखिए यहीं पे है, यदि हवा में लंबे समय तक अनुपात एक जैसा रहा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण का विग्रह करना समा बताना वातावरण वाता का वरण चलिए वात का आवरण द्वंद्व समास वात का आवरण तत्पुरुष समास वात का बना ऐसा आवरण बहुब्रीहि समास
और वातावरण रूपी वात कर्मधारय। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर क्या आएगा? वात का आवरण। देखिए वात का आवरण, तो वात का आवरण तत्पुरुष। तो का, देखिए का मतलब होता है तत्पुरुष समय, इसमें का लगता है। द्वंद्व मतलब हाइफन, जैसे द्वंद्व एक दूसरे के, जैसे दिन रात, माता पिता, ठीक है, बाहर अंदर, ठीक है, सुबह शाम, तो एक दूसरे में जैसे जैसे देखिए सुबह तो यहाँ शाम, तो देखिए ये दोनों के बीच में जो हाइफन रहता है वो वाला, जैसे दिन और यहाँ रात, तो ये बीच में जो हाइफन रहता है ये द्वंद्व समास को बताता है, ठीक है। बाहुबली समास जो होता है ना, जैसे कि एक शब्द का मतलब दूसरा है, जैसे कि तीन भुजा वाला, ठीक है, जैसे कि पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन होगा? पीताम्बर, ठीक है। तो इस तरह नीलकंठ धारण करने वाला कौन? भगवान शंकर। तो उसका जो अगला जो उसका बनता है उस तरह, ठीक है। वातावरण रूपी कर्मधारय, कर्मधारय में है हाई जो का जैसा के समान आता है, ठीक है, हाई जो, इस तरह करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाई जो सुंदर, इस तरह करके पूछा जाएगा तो कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए श्वासन और ऑक्सीजन शब्द है, तो श्वास और ऑक्सीजन शब्द क्या है? तत्पुरुष समय नहीं, तत्सम समय, तद्भज, तद्वदेशज, देशज आगत या तत्सम आगत। चलिए बताइए आपको। आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए। देखिए इसमें क्या बोला है? ऑक्सीजन से शब्द। देखिए श्वास, श्वास मतलब क्या था? सांस, ठीक है, सांस का मतलब ही सांस, तो सांस मतलब संस्कृत। देखिए तत्सम और तद्भव बता देते हैं। तत्सम जैसे यहाँ पे है तत्सम, तत्सम मतलब होता है संस्कृत का शब्द, ठीक है, संस्कृत का, ताकि इससे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कीजिएगा। और तद्भव मतलब होता है ये तत्सम संस्कृत का शब्द है, तद्भव मतलब जो नॉर्मल वर्ड शब्द होता है, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव में आपको समझ आना, ठीक है, जो संस्कृत के रूप में आपको बताता है, ठीक है, उस तरह करके। चलिए तो हो जाएगा तत्सम, तत्सम मतलब कौन सा हो जाएगा? 94 का सही आंसर। चलिए हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं और आगे निकलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तत्सम आगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, क्या विषय? तो लंबे समय तक, सबसे पहले देखिए इसका सही आंसर देखिए। देखिए संज्ञा क्या होता है? जो क्या होता है, मतलब कि व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के विशेषता, मतलब जो संज्ञा के बदले आता है सर्वनाम। विशेषता क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है, इसका बदले आने वाला सर्वनाम। और जो विशेषता बताता है विशेषण। और क्रियावाचक के मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसमें क्या बताया? लंबे समय तक, तो क्या लंबे समय, तो एक प्रकार क्रिया हो रहा है, लंबे समय से आता रहा, जाता रहा, तो उनकी क्या कहते हैं? विशेषता बताता है, इसका सही आंसर क्रिया विशेषण, ठीक है। कितना आसान आसान क्वेश्चन था, हो गया। चलिए 4-5 क्वेश्चन था, आराम से बन गया, सारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए देखिए उसको 5 में 5 आप लोग का पूरा 5 पे 5 सही होगा, तो 5 नंबर आराम से मिल गया। चलिए गद्यांश, इसके पढ़ने के लिए क्या करना है? ओ अभी भी क्वेश्चन है ना। गद्यांश का मुख्य विषय क्या पूछा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास और ऑक्सीजन ग्रहण, पौधे और प्राणियों का जीवन, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में संतुलित। तो गद्यांश का मुख्य क्या है बताइए? अब देख के बताइए क्या लग रहा है? किसके बारे में बोला है? देखिए स्टार्टिंग में ही दे दिया है, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, तो क्या है? ये मुख्य विषय है। तो श्वास के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, उसी के बारे में पूरा डिटेल दिया है, उसी के बारे में सारा एक्सप्लेन दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? श्वास और ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया था एकदम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 96, 97 में देखते हैं। विनियम, विनियम का अर्थ क्या था? विनियम क्या कहता है? तो पुराने जमाने में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स में भी आप लोग देखेंगे विनियम होता है आदान प्रदान, लेन देन होता है, तो क्या ना, लेन और देन करना, ये विनिमय होता है, ठीक है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। चलिए हम सांस के साथ, तो हम सांस के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? चलिए जस्ट ऊपर में पढ़े थे अभी हम लोग, देखिए यहाँ पे होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः निकल के वातावरण में आ जाता है, वनस्पतियों द्वारा लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे था? चलिए देखिए अभी विनियम वाला का वातावरण हो गया, वनस्पतियों द्वारा। हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? देखिए यदि हवा में लंबे समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ये भी हो गया। यहीं पे होगा, कहीं पे पढ़िए, बक्सन लगातार विनियम होता है तो सड़ने लगता है और पुनः वातावरण में समा जाता है, वनस्पति इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत ऋतु को नष्ट हो जाता है और उसे छोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आता है ना, उसे छोड़ते हैं और वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोग नॉर्मल ही बताइए कि हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या ऑक्सीजन लेते हैं, ही करते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, आप देख के भी बता सकते हैं। चलिए बताइए आप लोग। सारा पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है, कहीं बाहर से आपको कुछ नहीं है, सारा पैसेज के अंदर है।
चलिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए 99 में देख लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव होता है। ऑक्सीजन करने में जीवधारी किस तरह ले तो होता है, मानव से भिन्न है, मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, विचित्र प्रकार के है। तो हम लोग जैसे सांस लेते हैं वैसे जीव जंतु भी लेते थे, किस तरह, मानव के तरह। तो हम लोग जिस प्रकार सांस लेते हैं उस तरह मानव की तरह वो भी सांस लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 100 से लेकर 105 तक। अब आता है गद्यांश में। गद्यांश देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। वह आता जो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, छोड़िए कोई बात नहीं, इसी को पढ़ लेते हैं। छोटा सा इतना सा है, जो ये दो टूक कलेजा को करत पश्चात पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, ठीक। चल रहा है क्या है, लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजा के करता पश्चात पथ पर आता। तो देखिए इसमें क्या इसका बता रहा है कि एक भिखारी का वर्णन किया है, जिसमें भिखारी क्या कहता है, उसमें मतलब कि खाने के लिए दर दर तक इधर जाके वो भीख मांग रहा है, उसी के बारे में है, ठीक है। तो देखिए आप उसको समझ में सेंटेंस नहीं भी जानते हैं ना तो आराम से इसको कर लीजिएगा। चलिए देखिए आप अभी उसको नहीं पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक बेसिक कुछ है। पेट पीठ दोनों मिलाकर है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक, इसका क्या कारण हो सकता है, सिकुड़ कर बैठना, झुक कर चलना, कुछ भी भोजन न करना, भीख मांगने का नाटक करना। तो सिकुड़ के बैठा हुआ तो क्या पकड़ कर, अब बताइए, वो मान लो सिकुड़ के बैठा हुआ तो क्या होगा बताइए, कुछ भी भोजन नहीं करना। तो क्या कुछ भी भोजन नहीं किया तभी ना वो सिकुड़ के बैठा हो, पेट पकड़ कर सिकुड़ के बैठा है तो कुछ भोजन नहीं किया होगा उसी के लिए सिकुड़ के बैठना पूछा है, झुक कर चलना, ये सब तो कोई मतलब ना, भीख मांगना तो ये सब नहीं होगा, ठीक। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं। कलेजे के दो टुक करना, तो ये दो टुक करना तो ये तो मुहावरा है, इसका तो सेंटेंस में मतलब नहीं बताइए। टुकड़ा टुकड़ा करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर-फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना। तो कलेजे को दो टुकड़ा कर दीजिएगा तो क्या होगा बताइए? तो उसमें क्या होगा, एक प्रकार का मन में ठेस पहुँचेगा, मन में कठिनाई होगी, मन में पहुँचेगा तो कष्ट होगा। टुकड़े-टुकड़े कोई मतलब नहीं होता, दिल को चीर-फाड़ नहीं करना है, कठिनाई पैदा करना ये भी नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? तो भिखारी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, झोली में कुछ छुपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, अपनी गरीबी के बारे में बताता है। तो भिखारी झोली क्यों फैलाता है? वो क्या बोलता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ये है ना? तो यही चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या चाहता है वो? मुट्ठी भर उसको अन्न चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यही चाहता है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, तभी ना वो भीख माँगता है। चलिए, मुँह शब्द में आपको पूछा है प्रयुक्त चंद्र बिंदु बताना है, तो मुँह में चंद्र बिंदु, देखिए यहाँ पे मुँह, यहाँ है ना चंद्र बिंदु, अनुस्वार है, अनुनासिक है, नासिक है, सिक हो रहा है, चलिए बताइए। चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा? मुँह में क्या है? ये अनुनासिक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुनासिक। अनुनासिक क्या था? नासिक, नासिक मतलब नाक से, ठीक है? तो अनुनासिक मतलब नाक से, जिसका उच्चारण क्या था? नाक से, या मुँह से अधिक, नाक से बहुत, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाले मुख्य भाव है, तो काव्यांश से हमारे मन में क्या उठने वाले? श्रृंगार, हास, करुणा, विरता। तो आप ये देखिए, ये कविता देख के आपको क्या मन में आता है? इससे देख के आपको क्या आता है बताइए? तो कविता देख के आपके मन में क्या आता है? एक प्रकार के जो भीख माँग रहा है तो उसमें क्या आता है? दया आ रहा है। दया आ रहा है मतलब करुणा के आ रहा है, तो हम पे उसपे क्या आ रहा है? करुणा। श्रृंगार का तो कोई मतलब नहीं। हँसी तो नहीं आ रहा, क्यों? भीख माँग रहा है तो हम उस पे हँसेंगे नहीं। वीरता मतलब, वीरता क्या होता है? जो युद्ध लड़ के विजय प्राप्त होता है तो वो वीरता। तो हम वो क्या, करुणा रूप से मोल भाव से उसको क्या कहता है? भीख माँग रहा है, ठीक है? जगह-जगह पे जा जाके, दर-दर जाके, ठीक? मोह भाव वही हो जाएगा, ठीक? अगला चलते हैं। वह आता में सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो वह आता में सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? गांधी जी का, अतिथि का, भिक्षु का, विकलांग का। तो इसमें किसका वर्णन है? तो यह आता हुआ किसके बारे में वर्णन है बताइए? गांधी जी के बारे में तो कोई है नहीं यहाँ पे, कोई वो है। क्या गांधी जी है? नहीं है। अतिथि है? नहीं है। विकलांग है? नहीं है। क्या ना, भिक्षुक, भिक्षुक माने जो ही भिखारी जो भीख मांगता है, तो उसके बारे में वर्णन है। चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, हिंदी का पेडागोजी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आपको बताना है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? चलिए, पहला था प्रश्नोत्तरी भाषा, अत्यंत अक्षरी मात्रा आयोजित करना। ऑप्शन नंबर बी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप से समझना।
अगला है दूसरों के अनुभवों से जोड़कर सवाल जवाब देना और निजी अनुभव में केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा भाषा को क्या करना हम लोग बारीकी से और सौंदर्य बोध से तरीके से समझेंगे, ठीक है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रा आयोजन नहीं करना है, जवाब सिर्फ देने के लिए नहीं करना है, सिर्फ केवल आएगा ना, केवल जहाँ देखिएगा ज्यादातर को कट कीजिएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 107, ठीक है? 107 के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए तो ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उसका आनंद उठाने की क्षमता का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ करना और उससे आनंद उठाने की क्षमता को विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा क्या है? एक मात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सार्वजनिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, एकदम एग्जाम आसान आसान पूरा। तो क्या है, एक प्रकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है? इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, कि उसको क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है। 108 में देखिए, पढ़ने का क्या था? तो पढ़ने से आप क्या समझते हैं? पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान होना, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। तो पढ़ने से क्या समझ में आता है बताइए? कितना आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वाक्यों को पढ़ना। तो वाक्य सेंटेंस, यदि सेंटेंस को आप लाइन बाय लाइन आएगा तो वो क्या करता है? पढ़ने का काम करता है। पढ़कर समझना है तो फिर पढ़ने से क्या मतलब है? वर्णमाला का ज्ञान होना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसके साथ समझना भी था। शब्दों को पढ़ना, सिर्फ शब्द को पढ़ेंगे तो नहीं होगा, हम वाक्यों को सेंटेंस बाय पढ़ेंगे तो ये पढ़ने का। चलिए 108 हो गया, 109 से चलते हैं हम लोग। 8 हो गया, चलिए 109 से बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आसान है, मेरा टेप पेन कहाँ चला गया? 1 मिनट। चलिए 109 से हम देखते हैं। कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? ताकि आपको आसानी होगा समझने में भी। चलिए, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है, तो बताना है। व्याकरण ज्ञान का, भाषा की बारीकी का, व्याकरण की परिभाषा क्या है, भाषा संरचना का। चलिए आप लोग बताइए 109 का सही आंसर। आसान आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए तो क्या था, भाषा का बारीकी का वर्णन क्या था? इसमें क्या था, भाषा का बारीकी का वर्णन क्या है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधनिक साधन सामग्री का सर्वाधिक महत्व है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब भाषा सीख रहे हैं तो उसमें अतिरिक्त कौन सी साधन की जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक, कविता पाठक, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र? तो बताइए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? आयु स्वरूप। तो इसका सही हो जाएगा आयु अनुरूप। देखिए आप लोग ना एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये सब काट के भी आप ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं आयु अनुरूप से। जो डिफरेंट दिखेगा ना तो वही इसका ज्यादातर आंसर होगा, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला है, गणित विज्ञान आदि विषय की कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है? पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार? ये क्या पूर्ण रूप से बच्चे क्या है सब कुछ सीखते हैं, तो यह पूर्ण रूप से सत्य है, तो पूर्ण रूप से सत्य है। चलिए आप लोग आंसर की भी मिला लीजिएगा आराम से इसका। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदी क्या है? हिंदी भाषा की जगह मिलानी चाहिए, ताकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक मिलानी चाहिए। क्यों मिलानी चाहिए? ताकि भाषा के विभिन्न संकटों को परिचित हो सके, हिंदी भाषा साहित्य से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये सभी। बताइए जल्दी बताइए। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? हम भाषा के विभिन्न रंगों से परिचित होंगे, भाषा के हिंदी साहित्य से परिचित होंगे, जितने भाषा कितने साहित्यकार हैं, कितने अपने अपने रस रंग विचार अपनी संस्कृति आदि का वर्णन किया है, संस्कृति के से परिचय होंगे। हमारी भाषा हिंदी भाषा के मात्र जो हिंदी भाषा है उनकी संस्कृति के द्वारा जो मिलती है, साहित्य मिलते हैं, उनको रंगों से परिचित होंगे। तो ये सारा हिंदी भाषा के जगत में मिलानी चाहिए, ठीक है? चलिए 113 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखेंगे जब, तो बच्चा जो मान लो भाषा उसको सीखने में परेशानी हो तो वो अच्छे तरीके से कब सीखेंगे? जब अनेक पाठ्य पुस्तक होंगे तब, भाषा का समृद्ध परिवेश होगा तब, सरल साहित्य का चयन होगा तब, या परीक्षाओं का आयोजन होगा तब? तो भाषा
अच्छे तरीके से बच्चे कब सीख सकते हैं? जब सीख सकते हैं, जब भाषा का हम लोग क्या करें, समृद्ध परिवेश देंगे। क्या देंगे? बच्चों को हम भाषा के लिए क्या करें, समृद्ध परिवेश देंगे। तो समृद्ध परिवेश, ठीक है? तो देखिए अनेक पाठ्य पुस्तक नहीं, सरल साहित्य करना, सरल करने से भी नहीं होगा, परीक्षा से आयोजन कराने से भी नहीं होगा, ठीक है? तो हम उसको क्या समृद्ध परिवेश देंगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं समृद्ध परिवेश क्या है। देखिए भाषा का समृद्ध परिवेश 4 भाषा है, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो बच्चों के लिए हम लोग क्या सुनने का भी प्रैक्टिस करवाएँगे, पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस करवाएँगे। तो मतलब हर चीज़ के लिए बच्चों को हम अवसर देंगे ताकि वो भाषा के समावेश में, या भाषा का जो परिवेश है, परिवेश में ही सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, वो सारा एक्टिविटी करे ताकि वो अच्छी तरह से वो भाषा को पढ़ सके, सुन सके, समझ सके, जिससे उसका भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। तो ऐसा करवाएँगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण, तो उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा आकलन के दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन है, जाँच सूची है, साक्षात्कार सूची है या लिखित है? तो बताइए उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा का आकलन के दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? बहुत आसान है, चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग बच्चों को क्या करें, लिखित परीक्षा लेंगे। क्या करेंगे? लिखित परीक्षा लेंगे। क्या होगा? लिखित परीक्षा लेंगे। अब बोलिए लिखित परीक्षा क्यों लेंगे? ये भी तो हो सकता है आखिर लिखित परीक्षा बच्चों को क्यों? लिखित परीक्षा क्या होगा? देखिए, लिखित परीक्षा क्या है, इसके माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थियों में भाषा की क्षमता, परीक्षण करने की जो तकनीकी होते हैं, उनका सारा विकास होगा। देखिए, भाषा की परीक्षा में लिखित परीक्षा सबसे ज़्यादा अवलोकन करने से नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे बोल रहा है, आकलन करने की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण। तो आकलन के सिर्फ अवलोकन कर लेंगे, ऑब्जर्व नहीं करना है। सिर्फ जाँच सूची करेंगे तो नहीं होगा। हम उसको साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू वगैरह करवाएँगे, उससे भी नहीं, हम उसको क्या करें, लिखित परीक्षा लगाएँगे जिसमें भाषा का उनके सारा एक्टिविटी उसमें दिख जाएगा, ठीक है? ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 115। द्वितीयक भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक लक्ष्य है, तो द्वितीयक भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या लक्ष्य है? कि प्रत्येक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। जो प्राप्त दक्षा उसके अनुरूप दक्षता प्राप्त करना, क्या उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये एक प्रकार का सर्वोच्च होगा। तो हम देखिए एक लक्ष्य यह है कि प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करें, ठीक? तो ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता प्राप्त करें, ठीक है? चलिए 116 में हम बढ़ते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। तो भाषा का जो भी डिफरेंट प्रकार का कौशल है, कौन-कौन का 4 प्रकार का कौशल। कौशल कौन-कौन सा है बताइए मेरे? पहले आंसर बता लीजिए उसको फिर क्वेश्चन डिस्कस करें। क्रमित, एकीकृत, उच्च या निम्न? चलिए। तो ये क्या हो जाएगा इसका एकीकृत, क्या होता है? पढ़ने की तो कौशल को एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। देखिए भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार का कौन-कौन है? जैसे कि श्रवण कौशल, ठीक है? ये भी याद रखें श्रवण कौशल। उसके बाद फिर होता है कौन-कौन सा? श्रवण होता है, फिर उसके बाद मौखिक होता है, मौखिक कौशल होगा, फिर उसका पठन कौशल होगा, उसके बाद होता है लेखन कौशल। तो ब भाषा के कितने 4 परसेंट, तो पठन लेखन। तो यदि बोलेगा इसको बोलते हैं एलएसआरडब्लू, तो एलएसआरडब्लू तो ये वाला जो होता है ये ग्राही होता है और ये वाला होता है बाह्य होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो एलएसआरडब्लू, ठीक है? एल मतलब क्या है? लिसनिंग, एस माने स्पीकिंग, आर माने रीडिंग, डब्लू माने राइटिंग। तो ये 4 कौशल होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में बार-बार पूछता है। ग्राही कौशल पूछता है, बाह्य कौशल, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 117 से करते हैं। अब 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन इसको करेंगे, लिख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, व्याकरण शिक्षण की कौन-सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी, तो व्याकरण शिक्षण में कौन-सा विधि सबसे ज़्यादा प्रभावित है? प्रभावी आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि? चलिए बताइए, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें आगमन विधि होता क्या है? आगमन विधि क्या है ना, बच्चों को हम उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण देंगे, उदाहरण से जाके हम नियम को करवाएँगे। तो पहले उदाहरण करवाएँगे। निगमन में क्या होता है, पहले नियम ही करवा देंगे। हम इसमें नियम करवा देंगे तब जाके उदाहरण देंगे। ठीक है? उदाहरण देंगे। सूत्र विधि वही, पाठ्यपुस्तक विधि ये सब नहीं। तो देखिए आगमन और निगमन में तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगमन विधि होता क्या है? जैसे बच्चों को मान लो हम मैथ का सवाल करवाएँगे, ठीक है? तो मैथ का सवाल करवाने से जैसे कि हम बढ़ाएँगे सर्कल, अब ये मैथ है, हम बस सर्कल कर तो बच्चों को डायरेक्ट हम सर्कल के बारे में फ़ॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे। चलो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, तो इस तरह करके हम बच्चों को बताने लगेंगे तो बच्चा तो कन्फ्यूज़ होएगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों को इसके बारे में पूरी तरह से बताएँगे कि बच्चों ये होता है गोल, इस टाइप का होता है, इसको फिर
जब गोल होता है इसको हम जब काटेंगे फिर ये अलग-अलग भागों में परिवर्तन होता है, ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो इस तरह करके बच्चों को हम बताएँगे ये 90-90 करके होता है। तो इसमें क्या करते हैं पहले बच्चों को हम एग्ज़ाम्पल बता दिए ताकि वो पूरी तरह से उससे समझें। तब उसके बाद हम जब फ़ॉर्मूला करवाएँगे तो बच्चों को पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो ये होता है उदाहरण से नियम। जैसे हम कोई कहानी स्टार्ट करते हैं तो कहानी से पहले क्या करते हैं बच्चों को बताइएगा कहानी स्टार्ट कीजिएगा ना तो बच्चों को बोरिंग टाइप का लगेगा। तो आप क्या उसको ओवरऑल ओवरऑल आइडिया दे दीजिए कि आज ये कहानी है, ये कहानी में ये हुआ, कौवा था नाली में गया, वहाँ जाकर फँस गया और वहाँ से निकलने की कोशिश किया। तो इसमें बच्चे में कन्क्लूज़न टाइप का हो जाएगा, बच्चे के माइंड में अच्छा ये होगा, ये हुआ, तो कहानी को पूरी तरह से सुनना है। तो इस तरह का जो एक्टिविटी होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगमन विधि, ठीक है? उदाहरण देके वही बच्चों को समझाना चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ्य शामिल करने का विचार जुड़ा है। तो रक्त और हमारा शरीर पाठ्य शामिल करने का विचार जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? विषय की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्य चर्चाओं की भाषा से, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगों से, और विज्ञान संबंधी शब्दावली से। तो बताइए किससे जुड़ा हुआ है? चलिए, तो क्या हो जाएगा? विषय की विभिन्न भाषाओं से, तो इसका सही हो जाएगा विषय की विभिन्न भाषाओं से। उच्च प्राथमिक रक्त और हमारा पाठ मिलाने का है, तो ये विभिन्न पाठ्य भाषाओं से है, ठीक है? इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए, अगला करते हैं 119 त्रिभाषा सूत्र आ गया। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की खाली जगह चुनौतियाँ और को संबोधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा सूत्र क्या है बताएँगे अभी? संस्कृति समाधानों, समस्या अवसरों, भाषा स्थिति संस्कृति और भाषा स्थिति अवसर। चलिए बताइए 119 फिर हम बताएँगे त्रिभाषा सूत्र। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, भाषा की स्थिति। तो क्या है? भाषा की स्थिति और उनकी संस्कृति से संबंधित। देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या है? 1964 से 1966 के बीच में आया था। इसमें त्रिभाषा सूत्र में क्या था? पहला था त्रिभाषा सूत्र में पहला है कि मातृभाषा। अब बच्चों को क्या है? मातृभाषा में पढ़ाना। पहला था त्रिभाषा सूत्र में पहला मातृभाषा में। दूसरा था या तो आप हिंदी या तो इंग्लिश भाषा में पढ़ाएँगे बच्चों को। तीसरा था या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक भाषा, ठीक है? दोनों में से कोई एक भाषा के अतिरिक्त हम विदेशी भाषा, ठीक है? विदेशी भाषा को ऐड करके पढ़ाएँगे बच्चों को। तो ये यही था त्रिभाषा सूत्र, ठीक है? मातृभाषा, हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा, तो यही त्रिभाषा सूत्र था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देख लेंगे। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो लिखने के साथ-साथ आप विकास का तो बोलने का, सुनने का और पढ़ने की क्षमता में संगत में होना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सत्य है? पूर्ण रूप से मतलब पहला असत्य है, दूसरा सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या पूर्ण रूप से निराधार है? चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा? यह पूर्ण रूप से सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी यह पूर्ण रूप से सत्य है। तो आज हम लोग हिंदी का पूरा कंप्लीट करवा लिए, ठीक है? आज हिंदी का पूरा कंप्लीट सेशन हो गया। फिर हम कल इससे पहले मतलब 21 वाला भी मैंने सीडीपी का डाल दिया हूँ। तो नेक्स्ट जो आएगा 21 2021 में जो आया हुआ था 2021 सीटेट, ठीक है? सीटेट 2021 में अब 2021 का, ठीक है? 2021 का एसएसटी का करवाने वाले हैं। एसएसटी का कंप्लीट सेशन करवाएँगे। उसके बाद फिर झारखंड टेट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, जो नहीं देखे देखें। तो अलग-अलग पूरा कंप्लीट हर जितना भी एग्ज़ाम का टेट होता है, हर एग्ज़ाम का मैंने पी-वाई-क्यू सारा कंप्लीट करवा देंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ़ एग्ज़ाम में अब यदि पी-वाई-क्यू सिर्फ़ करके जाइएगा ना, तो आप आराम से 60 प्लस मार्क्स गेन कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ़ पी-वाई-क्यू मतलब 60 प्लस मतलब 90 प्लस स्कोर आराम से गेन कीजिए। सारा सब्जेक्ट बता रहे हैं ओवरऑल मिला के, एसएसटी-वेसटी सब मिला के। सिर्फ़ पी-वाई-क्यू करके जाइएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ़ इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बस वही। एक्स्ट्रा आप पढ़िएगा ना, तो उसके लिए आपको दिक्कत करेगा। बस इसी को क्या कहता है, बस वो घुमा देता है पैटर्न को और उसको ला देता है। बाकी सारा सेम ही रहता है, बस पैटर्न को वो घुमाता है, बाकी कुछ नहीं है। बस इसलिए आपको बोलते हैं, हमेशा पी-वाई-क्यू को करके जाइए। तो आप यदि मेरे चैनल पे आए हैं, तो वीडियो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और आपको हम सारा पी-वाई-क्यू को जितना भी सीटेट का होता है 2024 तक का, दिसंबर तक का जितना हुआ, सारा कंप्लीट करवा जो 2025 में सीटेट देना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सीरीज़ करवा रहा हूँ कंटिन्यू। वो सब ज़रूर देखिए, सीडीपी का करवा दिया है, एसएसटी करवा दिया, एसएसटी पी-वाई-क्यू करवा दिया, सीटेट करवा दिया, अ सीडीपी करवा रहे हैं, सारा पीओक्यू करवा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश सब करवा रहे हैं। तो वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी तरह से उसको देखिए आराम से, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। अब कुछ नहीं पढ़ना। अब मैंने ये बता दिया तो सीटेट कैसे पास करना है, उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बताया हूँ, तो वहाँ आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही और सीटेट मैंने कैसे पास किया वो सारा डिटेल उसमें बताए हैं, कैसे करना है, कैसा क्या पढ़ना है, सारा। चलिए तो